हेलो हाय जय शंकर सभी को। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रविवार ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद रहता हूं जो अपना नाम, देश का नाम, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज 13वां एपिसोड है हमारा और मैं उनके साथ हूं जिनका लकी नंबर 13 है और हर शुभ काम वो अपने 13 नंबर पर ही करते हैं, यानी 13 तारीख को करते हैं और वो डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले जनक के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल हजारों लाखों विद्यार्थियों के आज वो प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो मैं चाय वितारित में आज स्वागत करता हूँ निर्मल गहलोत सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया। थैंक यू। और सर एक इसमें हमने 13 एपिसोड है, 13 सवाल आपके लिए रखे हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि आपको पुस्तकों का शौक है, हमने सुना है आप जग जाहिर है किस्सा कि आप पुस्तकों का शौक रखते हैं। तो सर एक किस्सा ये मैंने सुना आपसे कि सेकंड हैंड बुक जो है आप पहले एक बुक खरीदते थे और दूसरी बुक खरीदने के लिए आपको एक बुक को वापस देना पड़ता था। सर इस बारे में हमें कुछ बताएं। एक्चुअल में क्या, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते थे और किताबों को बहुत सहेज के रखना, संभाल के रखना, क्योंकि अगले साल उसको बेच के वापस से नई किताबें लेनी है। क्योंकि हमारे दादाजी जो है बहुत सामान्य परिवार से थे, इवन मजदूरी करते थे। दादी जी सब्जी बेचती थी खुद और दादाजी की 8 संतानें थी, उसमें से सबसे बड़े पिताजी थे। तो पिताजी को खुद को भी देखना था और भी देखना था और हमें भी ऐसा था कि हम मितव्ययी भी बने। मतलब ये जो, इसको मैं दुख नहीं कहूँगा, ये संघर्ष है और उस संघर्ष में एक विशेष आनंद जो है वो प्राप्त हमें होता था। और आज भी जब उन संघर्ष की कथाओं को, गाथाओं को हम याद करते हैं तो एक आनंद आता है। तो ये पुस्तकों में जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जोधपुर में सेकेंड हैंड बुक डिपो पे आप शिवजी से जाके पूछेंगे तो बताएंगे इस प्रकार से कि मैं किताबें जो है वो पिछले कक्षाओं किताबें बेच रहा हूँ और उनसे जिद जिरह करके और नई किताबें जो है उसकी जगह पे सेकेंड हैंड की जगह सेकेंड हैंड किताबें ही लेता था। तो लगभग उसी कॉस्ट में वापस से मैं लेता था उनसे। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा है। तो सर मैंने सुना है कि आपको खाने पीने का भी बहुत शौक है, मतलब खाने पीने का आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो सर एक किस्सा मैंने ये भी सुना है कि आपको एक बार बस के पैसे मिले थे, तो आपने सोचा कि चलो यहाँ से जालोर गेट तक चले जाते हैं तो कुछ पैसे बचेंगे तो मैं कुछ वहाँ से कुछ खा लूँगा। इस किस्से के बारे में सर बताया, मैंने कल सुना था ये किस्सा। और नहीं, देखो बहुत पुरानी बात है, क्या पता कहाँ से तुमने सुन लिया है, मतलब बहुत गहराई तक गए हो इसमें। मैं और तरुण दोनों छोटे भाई जो है मेरे, और एक बार ननियाल जाना था तो बस का किराया दिया था और ननियाल डायरेक्ट जो अपना चांदपोल से बस जाती नहीं थी, तो चांदपोल से पहले हमें जाना होता था बदवासिया फाटक और बदवासिया फाटक से आगे बस चेंज करनी होती थी। तो जोधपुर में तो 2 ही लोग प्रसिद्ध है, एक तो खंडेर, दूसरे खावण खंडे। तो खावण खंडे तो बचपन से रही। तो छोटे भाई तरुण को मैंने बोला, यार देखो बस का अपने को किराया मिला है ननियाल तक पहुंचने का और पापा मम्मी पहले से वहाँ पे थे। मैंने कहा चांदपोल से बदवासिया तक अपन पैदल ही चलते हैं और बीच में पानी पूरी आएगी बढ़िया, उस पैसे से पानी पूरी खाएंगे और आगे वाले सफ़र को जो है वो बस से तय करेंगे। और बिल्कुल उस समय पैदल ही निकल पड़े। मैं 9वीं क्लास में था और वो तो 5वीं क्लास में था लगभग, ये स्थिति थी, लेकिन पहुंच गए थे हम। मतलब सही है कि खा भी लिया और वॉक भी हो गई साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज आप हज़ारों लाखों विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत हैं। आप आज आपको हज़ारों लाखों विद्यार्थी जो गुरु मानते हैं, तो आप किसे अपना गुरु मानते हैं जिससे आपको इतनी ये प्रेरणा मिली? देखिए बचपन से लेके अगर हम कहें तो गुरु तो सबसे पहले गुरु मेरी माता जी है, मेरे पिताजी। परिवार से जो मैंने सीखा, दादा से, दादी से। और निश्चित रूप से बालक को सबसे पहले जो शिक्षा जो मिलती है, जो संस्कारों की, जो सभ्यता की, जो व्यवहार की, जीवन में आगे बढ़ने की, वो सब परिवार से मिलती है। तो पहली गुरु तो निश्चित रूप से मेरी माता है और मेरे पिताजी खुद टीचर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे खूब सिखाया है। इसके अलावा जीवन के कालखंड में बहुत सारे गुरुजन, मैं एक एक का नाम लूँगा तो जिनको भूल जाऊँगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुवर रहे हैं जो पहली दूसरी कक्षा से लेकर इवन हमारे एमए तक उन्होंने बहुत हमें प्रेम दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ने की एक सोच हमें प्रदान की। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जो है वो प्रेरणा देने वाला होता है और हमें हमेशा प्रेरणा देने वाले गुरु मिले। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के अध्यापक होते हैं। एक तरह का अध्यापक कहता है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, और ऐसा करके जो बच्चा होता है उसको वो गड्ढे में डाल देता है नीचे। लेकिन एक दूसरे तरह का अध्यापक होता है जो उसको मोटिवेट करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो।
उसको डांटेगा, डपटाएगा, लेकिन उसको बताएगा भी कि नहीं तुम कर सकते हो। ऐसा करके उसको प्रेरित भी लगातार जो है करता रहेगा। तो इसलिए दो तरह के ये गुरु होते हैं। हम दूसरे तरह के गुरु जो है, जो कि शाबाशी दे के, मोटिवेट करके और खड्डे में से भी किसी को बाहर निकाल दे, ऐसा गुरु हमें चाहिए। तो सर एक अगला सवाल मैं ये करता हूँ कि अक्सर जब बारिश का मौसम होता था तो हमारा जोधपुर का जो दर्शनीय स्थल है कदमकंडी, आप वहाँ पे एंजॉय करने या नहाने चले जाते थे। तो सर अभी भी आप, वैसे आप इतने व्यस्त रहते हैं तो आपका मन करता है ऐसा वहाँ जाने का, या फिर किसी को बोल दिया कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और वहाँ एंजॉय करने चले गए? मन तो बहुत करता है लेकिन अभी जा नहीं पाते हैं। और एकदम सही बात आपने कही है। अभी पिछले दिनों भी कदमकंडी में नहाते हुए लोगों की फ़ोटो मैंने देखी थी, तो मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही थी काफ़ी। लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा था क्योंकि कोविड का अभी मौसम है और जोधपुर में इतने रैपिड केसेस आ रहे हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि आप जब जिम्मेदार हो जाते हैं तो खाली मन करने से काम नहीं चलता है, उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। और मन के कंट्रोल में ही जो है, जैसे आपने ये बताया कि बहुत खाने का शौकीन रहा हूँ, तो दूसरा एक ये भी पक्ष है कि मैं फ्रिक्वेंटली खाना छोड़ता भी रहा हूँ। तो मैंने, और जब छोड़ लिया तो छोड़ लिया जैसे, और अपने ऊपर प्रयोग लगातार करता रहा। जैसे 9th क्लास में जब वो जो आप वो बता रहे हैं, उसके बाद में मेरी प्रिय चाय जो मैं पीता था दिन में 5-5 7-7 कप, वो चाय पीना मैंने छोड़ा। उसके बाद एक दिन ऐसा है जब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ा, कुछ वर्ष पहले कॉफ़ी पीना छोड़ा, है ना। अभी हमने मिठाई खाना छोड़ दिया, 6-8 महीना हो गया। तो ऐसा कुछ एक त्याग भी जो है वो बनता रहे, क्योंकि मैं जैन धर्म से भी विशेष तरह से प्रभावित हूँ, तो वो भी लगातार चलता रहता है। तो मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि सर आपने 2002 में उत्कर्ष की शुरुआत की और आज इसको 18 वर्ष पूरे करके आप 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में आती है उसको संवारने के लिए, तो सर आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किल आई और आपने कैसे उसका सामना किया? देखिए, मुश्किलें एक्चुअल में, यदि आप चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हो तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलें आई ही है। और वो मेरे केस में कोई नई मुसीबतें आई तो ऐसा नहीं है। तो मैं पहले कहता हूँ कि मैं उनको मुसीबतें या दुख या नहीं मानता, वो संघर्ष मानता हूँ। और संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो इस प्रकार से कई, मतलब बचपन से ही लगातार कई तरह की, जैसे बताए, किताबें बेच के नहीं खरीदना, एक सामान्य परिवार से बिलोंग्स करना। मुझे पता है कि मेरी 2 ही मेरे पास में ड्रेस होती थी और एक थोड़ी सी नई होती थी, एक पुरानी होती थी। 3 ड्रेस मेरे पास में 11वीं कक्षा में पहली बार हुई थी जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया था। तो हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं थे और एक संयमित जीवन व्यतीत करने वाले इस प्रकार के मतलब रहे हैं। तो इसलिए संघर्ष तो एक जीवन का एक पहलू रहा है, अभी भी लेके संघर्ष करते रहते हैं। पहले छोटे संघर्ष थे, अभी बड़े संघर्ष हैं। वैसे सही कहा आपने सर, संघर्ष से ही जीवन संवरता है और उनको मुश्किलें नहीं मानना चाहिए। तो सर मैं एक जगह की बात करता हूँ जहाँ पे आप एज एन हिंदी फैकल्टी के लिए गए थे, जहाँ पे आपको ये कहा गया था कि नहीं अभी जगह नहीं है, लेकिन अभी वहीं पे आपके जो है कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन जो है वहाँ पे आपके चल रहे हैं, तो उस बारे में ज़रूर बताएं सर। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअल में अब हमारे कई ऐसे होते हैं प्रिय, जिसमें आप कहीं पे जाते हैं साक्षात्कार देने वगैरह, तो उस समय आपका चयन नहीं होता है। तो मैंने भी एज ए प्राइवेट टीचर कहीं अप्लाई किया और उन्होंने नहीं लिया, और वहाँ पर जो है हम बाद में हमारी खुद की क्लासेस और स्थापित किए। तो ये एक मतलब जीवन का एक क्रम है, चलता है। और इसलिए मैं सभी आपके YouTube चैनल के माध्यम से और सबको ये भी बताना चाहूँगा कि जीवन में बहुत कुछ प्रयास करने पर, बहुत मेहनत करने पर, बहुत काम करने पर भी यदि कभी सफलता न मिले तो उससे स्वयं को असफल व्यक्ति नहीं मान लेना है। असफलता का तात्पर्य केवल इतना है कि सफलता मिलना अभी बाकी है, तो फिर प्रयास कीजिए, फिर सफलता मिलेगी। तो मैं जीवन में कई बार, चाहे एकेडमिक में भी असफल होकर वापस सफल हुआ हूँ। कई सारे बैचेज हमने चलाए, उसमें हम असफल होते थे, फिर वापस से नए सिरे से जुट जाते थे। तो इसका एक आनंद ही और ही रहता है। सब कुछ सफलताएं हमेशा मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, तो फिर असफलता क्या होती है ये भी आप भूल जाएंगे फिर। सफलता भी ज़रूरी है ज़िंदगी, तो सफलता भी ज़रूरी है, और कभी कभी असफल हो गए तो उससे सीख लेना भी ज़रूरी है। सर आपने बताया था कि जब आपने शुरुआत की तो सिर्फ 60 विद्यार्थियों से आपने शुरुआत की, आप पिताजी से 1 लाख का लोन लेकर आपने शुरुआत की।
तो कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने शुभ चिंतक कह सकते हैं, तो ऐसा कभी आपको सुनने को मिला कि नहीं मत कर ऐसी शुरुआत, कुछ नहीं होना है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं ऐसे? हाँ देखो, कोई भी एक्चुअल में क्या है कि आदित्य, मैं आपको बता दूं कि जीवन में जो भी कोई आगे बढ़ा है ना, वो रिस्क लेके ही आगे बढ़ा है। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेंगे और जो कुछ सब कुछ जैसा जैसा चलता आया है तो वैसा वैसा ही चलता रहेगा, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और मैंने 13 सितंबर 2002 को इतने सारे इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में होने के बावजूद भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाना है और एक बड़े सपने पालते हुए कि इसको राजस्थान का नंबर 1 बनाना है, तो इस संकल्प के साथ में, इस सपने के साथ में, जब हमने पिताजी ने 1 लाख रुपए लोन देके और हमें जो ये शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कई हमारे जो रिश्तेदार होंगे, शुभचिंतक होंगे, वो तो अच्छी सलाह देंगे ही देंगे। वो बोलेंगे कि साहब आप अपना पैसा दे रहे हो लोन का, ये तो बालक है, 23 साल का था मैं उस समय, और क्या ये चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, इतने बड़े बड़े लोग पहले से उस फील्ड में बैठे हैं, करें। लेकिन ये चलता है, जैसे मैंने बताया, रिस्क लेनी पड़ती है। पिताजी ने मुझ पे रिस्क ली, मैंने अपने लेवल पे रिस्क लिया, और जो सफलता से इश्क करते हैं वो रिस्क से नहीं घबराते हैं। ये टैगलाइन मैं याद रखूंगा सर, जो सफलता से इश्क करते हैं वो रिस्क से नहीं घबराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि आपने हर शुभ काम जो है 13 तारीख से शुरू किया, लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि 13 तारीख जो होती है अशुभ होती है, क्योंकि हमने होटल के रूम्स भी देखे हैं, 112 के बाद 114 नंबर होता है, या कोई ऐसा मतलब है, ऐसा अशुभ मानते हैं 13 तारीख को। तो आपका कोई रीज़न ऐसा खास कि 13 तारीख? जब मेरा जन्म ही 13 अगस्त को हुआ, 13 तारीख को हुआ, तो फिर एक जन्म के दिन से जो है वो आप जुड़ाव आपका रहता है। और जिस दिन मेरा जन्म था 13 अगस्त का दिन, 13 अगस्त के दिन ही हमारे मारवाड़ केसरी जोधपुर का जिन्होंने उद्धार किया, ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म भी 13 अगस्त को हुआ। तो जब 13 को उनका जन्म हुआ जिन्होंने जोधपुर का उद्धार किया, समझ रहे हैं, और 13 को मेरा जन्म हुआ, तो 13 की तिथि जो अशुभ तो हो ही नहीं सकती थी। और इसलिए मैंने प्रयास करके, मतलब मैंने तो हर काम 13 तारीख, अब तो आज की तारीख में साल के 12 ही महीनों में हर 13 तारीख को कुछ न कुछ काम किया हुआ हमारा है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, मैं 13 तारीख या 15 तारीख या 25 तारीख, उसका नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। आपका मन जो है वो क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। यदि आप कर्मशील है, आप कार्य के प्रति प्रेरित हैं, अभिप्रेरित हैं और पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ उसमें लग गए हैं, तो ये तारीखें केवल फिर नंबर है उनके लिए। मुहूर्त जो है वो केवल मन का एक भ्रम है, बाकी हर काम जो है वो करो, कभी भी करो, वो शुभ मुहूर्त ही है। क्योंकि हर समय अपने हिंदू संस्कृति में आपको रोज़ का कोई ना कोई ऐसा शुभ मुहूर्त मिलता ही मिलता है। और इसलिए मैं सारे मुहूर्त से ही काम किए मैंने। लेकिन जब मैं जाता था ज्योतिष के पास, पंडित जी के पास, तो उनको मैं बताता साहब अमुक तारीख का मुझे शुभ मुहूर्त निकाल के दीजिए। तो उस अमुक तारीख में जो शुभ मुहूर्त होता था उस दिन का वो निकाल के दे देते थे। तो तारीख मेरी होती थी, समय उनका होता था। सर बहुत से ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है या बहुत से ऐसे बड़े बड़े अपनी संस्था का प्रमोशन जो है बड़े अभिनेता या नेता से करवाते हैं, लेकिन आप आज भारत की, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं, तो लेकिन आपने अभी तक अपना जो प्रमोशन है किसी बड़े नेता या अभिनेता से नहीं करवाया? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि विद्यार्थी जो है वही सबसे बड़ा अपना प्रमोटर होना चाहिए। हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो बताएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट लंबा तभी चलेगा जब विद्यार्थियों के लिए वो लोकप्रिय होगा। विद्यार्थी जो सफल हुए हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अब कोई अभिनेता जिन्होंने खुद ने कभी कुछ किया ही नहीं, उनका एजुकेशन से कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है। हमने कई सारे ऐसे देखे हैं जो उनका काम है केवल एडवर्टीजमेंट करना, जिन्होंने खुद ने कभी कोई टूथपेस्ट से जो है ब्रश किया नहीं, उस टूथपेस्ट का वो ऐड करते हैं। जो खुद कभी बाइक से चले नहीं, उस बाइक का वो विज्ञापन करते हैं। तो सबको ही पता है वो विज्ञापन करते हैं, अपना प्रोफेशनल है उनका, वो करे। लेकिन हम जो है हमारे उत्कर्ष का जो विज्ञापन जो है वो उत्कर्ष का संतुष्ट विद्यार्थी करे, हम उनको उसके बारे में बताएं, क्योंकि हम विद्यार्थियों के बीच में रहे हैं। इसलिए कोई नेता, अभिनेता या कोई क्रिकेटर और वो जो है हमारा विज्ञापन अगर कर भी लेंगे तो मेरी ऐसी मान्यता है कि वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा, जिससे कि मेरा विद्यार्थी जो मेरे उत्कर्ष ऐप को यूज़ करता है, उत्कर्ष क्लासेस में ऑफलाइन बैच के रूप में पढ़ चुका है, जिससे उत्कर्ष के तार जिसके दिल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो जितना बेहतर तरीके से उत्कर्ष के बारे में बोलेगा, पूरा दिल से जो बोलेगा, जुनून के साथ बोलेगा, वो कोई और नहीं बोल पाएंगे।
सही है बात सर। और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो आपने अपना यूट्यूब चैनल जो है डीमोनेटाइज करवा लिया, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं वो शायद इसीलिए शुरू करते हैं कि कुछ पैसे इससे भी आ जाएंगे, लेकिन सर आपने ऐसा किया, इसकी कोई खास वजह? नहीं, सारे यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसे ही किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और पैसा किसको बुरा लगता है, हमारे भी अच्छे खासे पैसे जो इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं वो आ रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ एडवर्टीजमेंट जो है, क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि आप सर्च करते हैं, जो बंदा जो सर्च करता है उसको उस तरीके से ही खाली यूट्यूब जो है वो ऐड दिखाती है। अगर बंदों ने कोई सर्च जो है डिजिटल कंपनियों को किया तो उसको वो वाला ऐड दिखाएगी। लेकिन जब हम खुद भी ऐड देने लगे तो हमें पता चला ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर कोई यूट्यूब चैनल भी सेलेक्ट कर दोगे, 50 चैनल है, उसके आगे मुझे वीडियो चाहिए अपना, तो उसके आगे आपका वीडियो जो है वो दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लेके चलें तो फिर हमारे वीडियो के कई आगे एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट आते थे, तब तक तो समझ में आती थी। लेकिन दूसरे तीसरे कोई फ्रेंड्स बनाने वाले या कोई भद्दे विज्ञापन, कोई फिल्मों के विज्ञापन भी आ रहे हैं, तो इसके कारण निश्चित रूप से बच्चा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है उसमें एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम पूरी दुनिया में हम त्याग के रूप में उदाहरण हम बनना चाहते हैं, सब जगह पे हम सेवा का कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए हम उतना तो कर ही सकते थे कि वो बगैर डिस्टर्ब हुए, बिना कोई बाधा के, बिना कोई विज्ञापन के, वो अपना यूट्यूब का चैनल हमारा वीडियो वो आराम से देखे और सीधा सीधा पढ़ने पे पूरा वो जोर दे पाए। सही है सर। आज तक आपने जो काम किया है उत्कर्ष शुरू करने से लेकर अब तक सारा विद्यार्थियों के हित में किया, और आपकी हर एक बात जो है हर एक विद्यार्थी याद रखता है। तो सर ऐसी कोई बात है जो आप हमेशा याद रखना चाहते हैं, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो? लगातार ऐसी कई सारी घटनाएं जो है वो होती रहती है, और ताज़ा ताज़ा जो घटनाएं होती है वो याद रहती है। तो जैसे कल की ये घटना, अभी कल पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर पीटीटी और मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर बनाने वाले करंट जीके के जो एग्जामिनर हैं वो कंफ्यूज हो जाते होंगे कौन सा प्रश्न दूं कौन सा नहीं दूं, क्योंकि उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे सारे प्रश्न मौजूद हैं। बच्चे जो प्रेम भरे जो कमेंट्स जो कई लोग जो करते हैं वो भी कई देख के उसको एक आनंद भी आता है, उत्साह भी आता है, और पूरी टीम उसके कारण आनंदित हो जाती है। तो ऐसे कई सारे वाक्य, मतलब एक दो वाक्य नहीं, इसको वाक्य बताएं तो सुबह से लेकर शाम मतलब हो सकती है ऐसे वाक्यों में। लेकिन अभी चूंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो जो 6 महीने से कमेंट्स के माध्यम से ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं वही वाक्य याद आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मैं बीते दिनों जयपुर गया, जयपुर में सेंट्रल पार्क से जो विद्यार्थी मेरे से मिलने आए थे और उनको मैंने सूर्य नमस्कार कराया, फिर उनको गीत कराया, उस समय जो विद्यार्थी आके मिले, प्रेम भाव से मिले, वो वाक्य कभी नहीं भूल सकता मैं। तो मतलब बात हित में, विद्यार्थी के हित में आप काम करते हैं, और बात भी अगर आप याद रखते हैं तो विद्यार्थियों की रखते हैं। बिल्कुल। तो सर आज आपका नाम जो भामाशाहों में, समाज सेवाओं में, दानदाताओं में राजस्थान में शीर्ष पर लिया जाता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये लगातार मैंने बताया कि बचपन से ये प्रेरणा में था, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत अच्छे सेवाभावी रहे हैं। श्री ओम प्रकाश जी गहलोत जो हमारे पिताजी हैं वो ग्रेड 3 टीचर रहे। वो खुद जो है रोज़ाना गायों को चारा डालना, पशु पक्षियों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, उसमें लगातार वो रहते आए हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी परिवार में कोई अपने बुजुर्गों को जो करते हुए देखता है वही बाद में बच्चा सीखता है। तो हमने भी वो लगातार सीखा, और इस कालक्रम में आगे बढ़ते हुए हमें एक हमारे जो पूज्य जिनको हम मानते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, उन्होंने हमें कहा कि भाई देखो, अगर कोई ऋण लेवे बैंक से और बैंक को ऋण नहीं लौटाया तो वो बैंक का डिफॉल्टर कहलाता है। अगर किसी ने साहूकार से कुछ पैसा उधार लिया और उसको वापस नहीं लौटाया तो वो साहूकार का डिफॉल्टर हो गया। इसी प्रकार से जो व्यवसायी हैं, कामकाज करने वाले लोग हैं, वो जो है वो समाज से पैसा ले रहे हैं। समाज से पैसा आया हुआ वापस कोई ना कोई माध्यम से उसको समाज में अगर नहीं लौटाया तो वो समाज का डिफॉल्टर बन जाएगा। मुझे समाज का डिफॉल्टर नहीं बनना है, ये मैंने तय किया हुआ है। और भी जितने लोग जो सक्षम हैं उनको भी संकल्प लेके कि हम भी समाज के डिफॉल्टर न बनेंगे, और समाज से हमारे पास में आया है तो उसका एक हिस्सा वापस समाज में लौटाएंगे। इस भाव के साथ वो भी काम करें।
बिल्कुल सही बात है, इससे मैं भी प्रेरणा लूँगा और मैं भी समाज को लौटाने की बहुत कोशिश करूँगा। सर, हमने आपके यूट्यूब, फेसबुक पे लाखों का परिवार है, तो हमने वहाँ पे कमेंट्स पढ़े विद्यार्थियों के, जिनमें आपको राजनीति में आने का आग्रह किया गया है कि आप शिक्षा मंत्री होने चाहिए सर, आप इतना भला करते, तो आपने क्या सोचा है राजनीति का? नहीं, देखो सामान्यतः ये ट्रेंड भी रहता है कि जिसके फैन फॉलोअर्स होते हैं, जिसके कार्यक्रमों में भीड़ ज़्यादा होती है, उनको लगता है कि राजनीति में जाना चाहते हैं। राजनीति में भी अच्छे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो फील्ड नहीं है। मुझे एजुकेशन के क्षेत्र में एक लीडरशिप स्थापित करनी है, उसमें मुझे कुछ करके दिखाना है और उस क्षेत्र में मैं काम करूँगा। मैं न तो कोई राजनीतिक पार्टी की मेरे पास प्राथमिक सदस्यता भी है, न मुझे लेनी है। मेरे असंख्य जो विद्यार्थी जो हैं, जो मुझे इतना स्नेह देते हैं, मान देते हैं, प्रेम देते हैं, उन्हीं का मैं नेता बन के रहूँ, बस यही चीज़ मैं चाहता हूँ। सर, वैसे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बातों बातों में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि सर, आज आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए और आप 19वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद ऑनलाइन स्कूल का जो है आपने आगाज़ किया है, तो एक आखिर में सर इसके बारे में हमें बताएं, ऑनलाइन स्कूल के बारे में। देखिए, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो कराते ही हैं, जो 12th के बाद की जो नीट जेई की, उनकी भी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हमें ये लगा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं, वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें, उनका नींव कंपटीशन का पहले से मजबूत हो जाए। इसलिए हमने उनके लिए इवनिंग के लिए एक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम क्लास 6 to 12 के लिए हम लेके आए, जिससे कि बच्चे घर बैठे सुरक्षित रह के क्वालिटी एजुकेशन जो है पूरे इनोवेशन के साथ वो प्राप्त कर सके। और इसलिए स्कूली एजुकेशन में भी उत्कर्ष जो है वो आया है, और नाम मात्र की फीस में उत्कर्ष के माध्यम से बच्चे पढ़ पाएँ। ऐसे बच्चे जिनके पास फीस नहीं है, उनको फ्री में पढ़ाने के लिए भी हमने संकल्प लिया हुआ है, और उनको हम फ्री में भी कोर्सेज लगातार दे रहे हैं। सर, एक आखिर में उन विद्यार्थियों को भी आप संदेश दीजिए जो असफल होने के बाद वहाँ तक का रास्ता अपना लेते हैं, लाइक सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं, तो एक छोटा सा संदेश उन विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, छोटी मोटी जो परीक्षाएं जो हैं, उसमें सफलता या असफलता बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आपकी जीवन की परीक्षा जो है, उसको आप किस तरह से देते हैं, ये मायने रखती है। और जीवन की परीक्षा में हमें कभी फेल नहीं होना है, इस भाव के साथ पूरे जीवन भर काम करना है। 2-4 परीक्षाओं में फेल अगर हो जाओगे और उससे आप हतोत्साहित हो जाओगे, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। आपके सामने जो शख्स बैठा है, जिसको भी आप डिजिटल एजुकेशन के अंदर एक कहते हैं कि उसने एक नाम किया, काम किया, मैंने खुद ने कक्षा 12वीं के अंदर मेरे प्रिय विषय गणित में मैंने सप्लीमेंट्री प्राप्त की, जबकि मैं उस विषय के अंदर बहुत टॉप आया करता था। लेकिन 11th-12th के अंदर इस प्रकार से कोई तैयारी नहीं हो पाई, माहौल ऐसा रहा, हमें वो ट्यूटर अच्छे से नहीं मिले, और इस कारण से 12th के अंदर मेरी सप्लीमेंट्री भी आई। और फिर मेरा प्रिय साइंस मैथ मैंने बाद में मुझे विरक्ति हुई, मैं छोड़ के फिर मैं प्राइवेट BA का एजुकेशन, मैंने आर्ट्स से मैंने एजुकेशन किया। 12th के बाद ही मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, और उस तरह से मैंने काम किया। लेकिन हमेशा मस्त रहा मैं। मुझे 1200 रुपये महीने का मानदेय वेतन मिलता था, तब भी मैं आनंद से था, और आज भले कितना ही मिलता होगा, फिर भी मैं आनंद से हूँ। जीवन जो है आनंदमय तरीके से गुजारना, और जीवन की परीक्षा जो है उसको अच्छे से देना, ये बहुत ज़रूरी है। 2-4 परीक्षाएं जो है वो फेल हो गए, पास हो गए, तो उससे फेल होने से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होना और पास होने से बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे बैठने की दोनों की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत सी बातें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।